चैप्टर 2 ल्हासा की ओर स्टार्ट करते हैं बेटा। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कालिम्पोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारी की नहीं सैनिक रास्ता भी था, अर्थात व्यापार के लिए ही नहीं केवल सैनिकों के लिए भी यह रास्ता था। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए थे जिसमें चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान हैं जो वहाँ गिर चुके हैं और कई लोगों ने वहाँ मकान बना लिए हैं, बसेरा कर लिया है, तो अब है जो वो आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। परित्यक्त किला क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है कि जैसे जो किला खाली कर दिया गया होता है, और इन किलों में जैसे कभी पहले चीनी सेना जो रहा करती थी, तो परित्यक्त यानी त्यागना, ठीक है। तो आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं और दूर के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। ऐसा ही एक परित्यक्त चीनी किला था। परित्यक्त त्यागा गया और हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी थी और आराम की बातें भी थी। तकलीफ़ की बातें तो ये थी कि वहाँ का रास्ता था जो इतना अजीबोगरीब था कि खतरे की बात थी, और दूसरी बात ऐसी थी कि वहाँ का समाज था वो बहुत ही है जो मतलब वहाँ का समाज था वो बहुत ही आरामदायक था। मतलब कि वहाँ जाति पाति छुआछूत आदि का भेदभाव नहीं किया जाता था और ना ही औरतें पर्दा भी करती थी। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। बाकी जो अपरिचित लोग थे वो भी अंदर चले जाते थे बेझिझक, और अंदर से अगर आपको कुछ चीज़ चाहिए भी, जैसे चाय वाय भी चाहिए, तो अपने आप अपने हिसाब से मक्खन वक्खन डालकर आप बनाकर ला सकते थे। तो परित्यक्त चीनी किले में जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। राहदारी क्या होती है बेटा? राहदारी एक प्रकार का अनुमति पत्र था जो कि पुल से नदी पार करने वाले यात्रियों को मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जाता था। तो जब हम चीनी किले से हम चलने लगे थे तो हमसे एक आदमी राहदारी मांगने लगा। हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल गई। मतलब हम भिखमंगे थे फिर भी हमें ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल गई। 5 साल बाद हम इसी रास्ते से लौटे और भिखमंगे नहीं एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए अच्छी जगह नहीं दी थी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर भी निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश आवास को दुरुस्त रखते हैं। अब हमें सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना था और ये सबसे कठिन रास्ता था। तिब्बत का सबसे खतरे की जगह थी। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों पर कोई गांव गिराव नहीं था, अर्थात मतलब 16-17 फीट की ऊंचाई थी और आप आसपास कोई गांव भी नहीं था। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोने के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता था, अर्थात यहाँ डाकुओं के छिपने की अच्छी जगह थी। अगर डाकू यहाँ कोई लूटपाट भी करते थे तो किसी को पता भी नहीं चलता था। डाकू है जो पहले पैसे नहीं, पहले आदमी की जान लेते थे और उसके बाद देखते थे कि उसके पास कितना माल है। तो यहाँ अगर खून भी हो जाए तो इस निर्जन स्थानों पर कोई किसी की परवाह नहीं करता और कोई खुफिया विभाग या पुलिस है जो उस पर इतना खर्च नहीं करती और ना कोई गवाह भी बनता था वहाँ। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसके अपने प्राणों का खतरा है, तो लोग हैं जो लाठी की जगह यहाँ पिस्तौल और बंदूक लिए आराम से बेफिक्रे घूमते थे। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। शायद खून की हमें उतनी परवाह नहीं थी क्योंकि हम भिखमंगे थे, ठीक है। अगर हम भिखमंगे थे इसलिए हमें खून की परवाह नहीं थी, और जैसे ही हमें खतरे का अनुभव होता है, खतरा लगता, तो हम क्या करते कि जहाँ कहीं ऐसी सूरत देखते तो टोपी उतार लेते और जीभ निकाल कर दया कर एक एक पैसा मांगने लगते। अर्थात जैसे भिखारी भीख मांगता है तो वो भी भीख मांगने लग जाते, तो उन पर कोई शक नहीं करता।
लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लदकर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा, यहाँ से लंगकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। नेक्स्ट अगले। थैंक यू।